हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाई ओंकार सर पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में बात कर रहे हैं स्थिति एवं विस्तार के, जो हमारा टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं 41 ज़िले और 7 संभागों से संबंधित हमारी जो स्थिति है उसके हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो देखो, आज हम शुरुआत करें, टॉपिक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्थलीय सीमा की। किसकी बात करेंगे? स्थलीय सीमा की। तो सिंपल सी बात इसमें यह समझनी है कि भाई राजस्थान की स्थलीय सीमा है कितनी। तो कह रहा 5,920 किलोमीटर है। मतलब राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो कितने किलोमीटर है? 5,920 किलोमीटर है। ये भी ध्यान रखना। और अगर मैं इसमें ये कहूँ कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बता सकते हो कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करोगे ना, तो ये पता है कितनी है? ये हम लोग कह सकते हैं 1,070 किलोमीटर है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये हमारी किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। इसका मतलब हमारा पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा लगती है, इस सीमा को हम लोग कहते क्या हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। चर्चा करेंगे इसकी। दूसरी बात, हमारी जो अंतर्राज्य सीमा है, क्या बोलो? अंतर्राज्य सीमा पता है हमारी कितनी है? तो आप इनमें से इसको घटा दोगे तो 4,850 किलोमीटर है। और ये जो हमारी अंतर्राज्य सीमा है, आपको समझना है, ये हमारी अंतर्राज्य सीमा जो है वो 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्य? 5। तो देखो 5 राज्य कौन से हैं? एक तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और एक लगती है कहाँ? हरियाणा, एक लगती है गुजरात, और एक यहाँ पे उत्तर प्रदेश, और एक यहाँ पे लगती है पंजाब के साथ। ठीक है। और अगर इस सीमा रेखा को हम लोग आरोही क्रम में देखें, भाई इसमें आप लोग इसको 2 तरीके से देख सकते हो। एक तो जो हमारी जो अंतर्राज्य सीमा है इसको आरोही क्रम में देख सकते हो, और एक इसको अवरोही क्रम में देख सकते हो। जैसे अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ये जो हमारी जो अंतर्राज्य सीमा है, अगर मैं इसको आरोही क्रम में लिखूं, आरोही, एक तो ये ध्यान रखना आरोही क्रम, और एक अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। तो देखो इसमें अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन बनती है तो आप बड़ा सीधा सा सिंपल सा याद रखना। वो क्या याद रखना है? वो इस तरीके से याद रखना है। देखो, अगर आरोही क्रम में हम लोग अंतर्राज्य सीमा की बात करेंगे ना, तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा आता है। सबसे कम किसके साथ लग रही है? पंजाब के साथ। किसके साथ? पंजाब। बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे पंजाब, तो पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। ये भी याद रख सकते हैं। फिर 2 नंबर आता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के साथ लगती है कितनी? 877 किलोमीटर। ये भी याद रखना। और फिर उसके बाद में आता है गुजरात, तो गुजरात के साथ कितनी लगेगी? गुजरात के साथ लगती है 1,022 किलोमीटर। और फिर आता है कौन? हरियाणा। अगर हरियाणा की बात की जाए तो ये लगती है कितनी?
1262 किलोमीटर लगती है। और फिर आता है कौन? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो ये सीमा लगती है कितनी? 1600 किलोमीटर। और ये जो टोटल सीमा है ये 4850 किलोमीटर है। कितनी है बताओ? 4850 किलोमीटर है। देखो, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। मतलब आपको ये करना है, बड़े से छोटे की ओर चलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आएगा? मध्य प्रदेश। कौन आएगा? मध्य प्रदेश आएगा। ठीक है। और उसके बाद में 2 नंबर पे कौन आएगा? तो 2 नंबर पे आएगा हरियाणा। कौन आएगा? हरियाणा। और 3 नंबर की अगर मैं बात करूं तो आएगा गुजरात। और 4 की अगर मैं बात करूं तो आएगा उत्तर प्रदेश। और अगर मैं 5 की बात करूं तो इसमें आ जाएगा कौन सा बताओ? पंजाब। ये लो। तो आरोही और अवरोही क्रम में भी आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी हमारे साथ देखने को मिल जाते हैं। तो बड़े सीधी सी सिंपल सी बात हमने यहाँ पे की है। तो ये टेबल भी आपको याद रखनी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से हमारे लिए सीधा सा प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे किसकी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो आज हम चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी किसके साथ लगती है? तो बड़ी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, वो लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो समझो, देखो, समझने वाली बात ये है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम क्या है बताओ? उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। और इस रेड क्लिफ रेखा का जो निर्धारण हुआ है, क्या हुआ है? निर्धारण। ये भी याद रखना। तो निर्धारण कब हुआ है इसका? तो 17 अगस्त 1947। देखो, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। और इसकी इस रेखा का निर्माता किसको कहते हैं? निर्माता। इस रेखा का निर्माता किसको कहेंगे? तो हम कहेंगे सर सिरिल रेडक्लिफ। किसको कहेंगे बोलो? सर सिरिल रेडक्लिफ को कहेंगे। और ये रेखा जो है वो एक अध्यारोपित सीमा रेखा है। कैसी बताओ? अध्यारोपित सीमा रेखा है। कैसी है? अध्यारोपित सीमा है, जिसका निर्धारण कलम द्वारा हुआ है। कलम द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? कलम द्वारा। और इस सीमा रेखा को हम लोग मानवकृत रेखा भी कहते हैं। मानवकृत सीमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? मानवकृत सीमा भी इसको कह देते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात समझना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी कौन से देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। किसके साथ बोलो? पाकिस्तान। हमारा एक पड़ोसी है ना, जो कि हमेशा भारत के साथ लड़ने में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो कहने का मतलब बड़ा सीधा सा है, रेड क्लिफ रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है, जिसका निर्धारण कब हुआ है? 17 अगस्त 1947 को हुआ है। और किसके नेतृत्व में हुआ है? सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। और ये अध्यारोपित सीमा रेखा। अध्यारोपित का मतलब होता है किसी के ऊपर किसी बात को थोपना। भाई, अखंड भारत का मैप मंगवा करके उसमें एक लाइन खींच दी कि ये पाकिस्तानी है भारत। उसमें कितनी सारी बड़ी प्रॉब्लमें हमें देखने को मिली थी जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण हुआ था। तो आप सोचिए कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनके घरों के मध्य से ये रेखा गुजर रही थी। और जिनके घरों के मध्य से ये रेखा गुजर रही थी, कईयों की तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि रसोई तो पाकिस्तान में है, बेडरूम भारत में है, खाना बनाने पाकिस्तान जा रहे थे, आकर के सोते कहाँ पे थे? भारत में। और ऐसे बहुत से परिवार थे जिनके कुछ लोग
पाकिस्तान में रह गए और कुछ भारत में रह गए, है ना। आज भी ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है, तो याद रखना इस चीज़ को। तो कहने का मतलब रेड क्लिफ रेखा की अगर बात की जाए तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे करूं यहाँ पे, तो बड़ी सिंपल सी बात समझना। देखो, अगर हम लोग बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की, तो इस तरीके से आपको पता है हमारा जो भारत है वो हमें दिखाई देता है इस तरीके से, सॉरी राजस्थान, हमारा जो राजस्थान है वो हमें इस तरीके से देखने को मिलता है। समझने वाली बात ये है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ से ये रेड क्लिफ रेखा प्रारंभ होती है और यहाँ तक है। तो मैं यह कहूँ कहाँ से शुरू होती है, तो आप कह सकते हो हिंदूमल कोट। भाई राजस्थान में हिंदूमल कोट, और अगर ये हिंदूमल कोट जगह की बात करूँ ना मैं, तो ये जगह बताए कहाँ पे है, ये गंगानगर में, श्री गंगानगर ये जगह है, ये याद रख। और ये कहाँ तक है, तो हम कह सकते हैं भाई शाहगढ़, शाहगढ़ या बाखासर, बाखासर ये जगह कहाँ पे है, शाहगढ़ या बाखासर, ये बाड़मेर में है। कहाँ पे है, बाड़मेर में है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो कहने का मतलब जो रेड क्लिफ रेखा है वो सिंपल सी बात ये समझनी है कि वो यहाँ से प्रारंभ होती है और इस तरीके से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में ये रेखा विस्तृत है। इसी रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ इसको, रेड क्लिफ रेखा। और यही रेखा कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर है ना। और ये किसके साथ लग रही है, हमने देखा है पूर्व में, पाकिस्तान के साथ। किसके साथ बोलो, पाकिस्तान के साथ। बड़ी सिंपल सी सीधी सी बात है। अब प्रश्न ये बनता है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमा रेखा लगती है, जो रेड क्लिफ रेखा लगती है, तो वो राजस्थान के कितने जिलों के साथ लगती है, ये समझने वाली बात है। देखो ठीक है ना, क्योंकि अभी हाल ही में हमारी भजनलाल सरकार के द्वारा जो है 9 जिलों को हटा दिया गया है। सीधी सी बात है, 41 जिले बचे हैं, तो सीमावर्ती जिलों में चेंज आ गया है। ये समझने वाली बात है। यहाँ पे समझो, देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो जिला है उसका नाम है गंगानगर। क्या नाम है बताओ, गंगानगर। क्या नाम है उसका, गंगानगर। गंगानगर के बाद में यहाँ पे जो जिला है उसका नाम है बीकानेर। कौन सा बोलो, बीकानेर। और यहाँ पे जो जिला है उसका नाम है फलोदी। कौन सा बोलो, फलोदी। और यहाँ पे जो जिला है उसका नाम है जैसलमेर। कौन सा बोलो, जैसलमेर। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है ना। तो ये इस समय अगर हम लोग देखें तो हमारे 5 जिले सीमा पर स्थित हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो आप कह सकते हो बड़े आराम से कि वो 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। अब 5 हैं तो भाई देखो गंगानगर के साथ जो सीमा लगती है ना वो कितनी लगती है, तो हम लोग कह सकते हैं ये जो सीमा लगती है ना गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर लगती है। कितनी बोलो, 210 किलोमीटर। बीकानेर के साथ कितनी लगती है, तो आप कह सकते हो 168 किलोमीटर लगती है। तो फलोदी के साथ कितनी लगती है, तो लगभग आप कह सकते हो 20 किलोमीटर के करीब लगती है ना। और इसके जैसलमेर के साथ लगभग आप बोलो 444 किलोमीटर के करीब लगती है। और बाड़मेर के साथ अगर देखें तो केवल 228 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है बताओ, 228 किलोमीटर। अगर इस सीमा को आप लोग आरोही क्रम में लिखो, कौन से क्रम में, आरोही, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले किसको लिखोगे बोलो, तो 1 नंबर लिखोगे फलोदी। कौन लिखोगे, फलोदी। तो फलोदी के साथ कितनी लगती है, लगभग 20 किलोमीटर। तो भाई सबसे कम हो गई ना, कम हो गई किसके साथ, सबसे कम फलोदी के साथ हो गई। 2 नंबर अगर देखोगे तो इसमें देखो कौन सा है, बीकानेर है। बीकानेर के साथ कितनी लग रही है, बीकानेर के साथ लग रही है 168 किलोमीटर। ये भी याद रखना है। फिर नंबर 3 पे अगर आप देखोगे ना तो ये लगती है गंगानगर के साथ, गंगानगर के साथ। तो गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर लग रही है भाई। कितनी लग रही है, 210 किलोमीटर। और अगर उसके बाद में बात करूं तो कौन सा आएगा, बाड़मेर आएगा। तो बाड़मेर के साथ कितनी लग रही है बताओ, तो बाड़मेर के साथ लग रही है 228 किलोमीटर। कितनी लग रही है, 228 किलोमीटर। फिर आएगा कौन, जैसलमेर। फिर कौन आएगा, जैसलमेर।
तो जैसलमेर के साथ अगर मैं बात करूंगा तो ये कितनी आएगी, 444 किलोमीटर। तो सिंपल सी बात समझना, इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 1070 किलोमीटर। इस प्रकार अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो ये आरोही क्रम है, और अगर इसको अवरोही क्रम में लिखोगे तो यहां से शुरू हो जाना, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर गंगानगर, बीकानेर, फिर फलोदी। तो सर्वाधिक ये हो गई, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक तो जैसलमेर के साथ और कम किसके साथ, फलोदी के साथ। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हो, है ना, ध्यान रखने वाली बात है। अब पाकिस्तान के दो प्रांत सीमा बनाते हैं, तो एक तो पंजाब बनाता है, पंजाब प्रांत। देखो पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। एक है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। ये पाकिस्तान के दो प्रांत हैं जो हमारे राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और इन दोनों प्रांत के 9 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। कितने हैं, 9 ऐसे जिले हैं पाकिस्तान के जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं। एक और बात समझना, देखो पाकिस्तान के निकट अगर मैं बात करूं, सबसे निकट जो जिला मुख्यालय है वो गंगानगर का है। भाई सबसे निकट जिला मुख्यालय पाकिस्तान का किसके साथ है, गंगानगर के साथ है। और सर्वाधिक दूरी पे किसका है, तो सर्वाधिक दूरी पे हो जाएगा बीकानेर का जिला मुख्यालय, ये समझना। और सबसे ज्यादा दूरी पे जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा, धौलपुर का हो जाएगा। ये बात भी समझने वाली है। और पाकिस्तान के 9 ऐसे जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, और इनको बड़ी आसानी से याद किया जा सकता है। तो देखो कैसे आप पाकिस्तान के 9 जिले हैं जो पंजाब और सिंध प्रांत के हैं, वो हमारे साथ सीमा बनाते हैं, उनको मैं याद करवा देता हूँ आज, क्योंकि उसके बाद में फिर कभी उसमें दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी, याद हो जाएंगे पूरे के पूरे। देखो कैसे याद करना है ना। तो इस प्रकार से देखो अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पाकिस्तान के 2 प्रांत, एक तो पंजाब और एक सिंध प्रांत के 9 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो 9 जिले हैं कौन कौन से, ये समझने वाली बात है, ठीक है। इनको बड़ी आसानी से याद रखा जा सकता है। कैसे याद करना है वो मैं अभी बताता हूं। देखो आप जानते हो पाकिस्तान में एक क्रिकेटर है जिसका नाम है बाबर। एक बाबर वो था जो भारत में आया था, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। एक पाकिस्तान में बाबर आजम है ना। और पाकिस्तान का ऐसा क्रिकेटर जिसके वहाँ के लोग ही उसके क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा आलोचना करते हैं। तो समझो देखो यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान के 9 जिलों की बात करूं तो कौन कौन से हैं 9 जिले जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो कैसे याद करना, देखो बाबर का घास का खेस उमरकोट में था। भाई कहाँ था, बाबर का घास का खेस उमरकोट में था। तो भाई ये चीज़ समझनी है यहाँ पे। अब ये बात अगर आप समझोगे ना तो देखो इसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना, का कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना, तो यहाँ मे का भी कुछ नहीं है। तो आप देखो इसमें अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको ये समझना है, बैसे बनाना है बहावल नगर। बैसे क्या बन जाएगा, बहावल नगर बन जाएगा, ठीक है, याद रखना। बैसे बहावल नगर बनेगा और बैसे बन जाएगा बहावलपुर, वैसे बहावलपुर। घ से बनेगा घोटकी, स से बन सकता है सुकूर, खे से बन सकता है खेरपुर, खेरपुर बनेगा। स से बनेगा संघर, और उमरकोट से बनेगा उमरकोट, और था से बनेगा थार पार कर। तो देखो सबसे ज्यादा सीमा तो कौन बनाएगा, सर्वाधिक सीमा तो ये बनाएगा सर्वाधिक बहावल नगर। और सबसे कम कौन बनाएगा, उमरकोट बनाता है राजस्थान के साथ, ये भी ध्यान रखना। और आपको ये भी पता होगा उमरकोट का एक राजकुमार था महेंद्र,
जो हमारे राजस्थान की एक राजकुमारी थी जैसलमेर की, मूमल, जिसकी प्रेम कहानी खास करके लोदरवा क्षेत्र में बड़े अदम के साथ उसको वहाँ के लोगों के द्वारा गाया जाता है, सुनाया जाता है, कि कहते हैं कि उमरकोट का एक राजकुमार था महेंद्र, और वो जैसलमेर में घूमते घूमते अपने दोस्त के साथ रास्ता भटक जाता है और उसको एक महल दिखाई देता है वहाँ पे लोदरवा जैसलमेर में। तो वो उस महल में जाते हैं और अपना परिचय देते हैं कि हम लोग उमरकोट के राजकुमार हैं। तो उनको एक राजकुमार की तरह ट्रीट किया जाता है, अच्छी उनकी आवाभगत होती है। और फिर जब वो सुबह जाने लगते हैं तो उनको कहा जाता है कि आप हमारी राजकुमारी से मिल लीजिए। और जब वो राजकुमारी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसका दोस्त जाता है, तो दोस्त को वहाँ पे देखता है कि आर्टिफिशियल बहुत सारे ऐसे जानवर बनाए हुए हैं, जो उनको देख करके उसका दोस्त डर के वापस आ जाता है। तो आप देखिए, महेंद्र समझ जाता है, और महेंद्र जब वापस महेंद्र जाता है दोबारा उसके पास राजकुमारी से मिलने के लिए, महेंद्र जाता है, तो महेंद्र को पता चल गया था। वो अपनी तलवार निकालता है और उन जीवों को जो आर्टिफिशियल बना रखे थे मोम के, उनको काटता जाता है और राजकुमारी से मुलाकात करता है। और कहते हैं राजकुमारी से जब उनकी मुलाकात होती है, आंखों ही आंखों में उनमें प्रेम होता है, और वो प्रेम इतना गाढ़ा हो जाता है कि एक दूसरे को वचन दे देते हैं, प्रॉमिस कर देते हैं कि हम लोग रोज़ाना मिलेंगे। महेंद्र जब वापस जाता है अपने उमरकोट, तो वहाँ वो देखता है कि भाई उस समय कोई गाड़ी तो होती नहीं थी, कि जहाज़ भी नहीं होता था कि भाई आए और चला जाए तुरंत। तो उस समय तो जहाज़ कौन था, रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट होता था। वो एक रहबारी के पास जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि हमें एक ऐसा ऊँट चाहिए जो रोज़ाना जैसलमेर जा सके और वापस आ सके। तो रहबारी उसे एक ऊँट दे देते हैं, और ये प्रक्रिया, ये सिलसिला चलता रहता है और प्रेम प्रगाढ़ चढ़ता रहता है। एक दिन ऊँट की मृत्यु हो जाती है, तो राजकुमार फिर एक रहबारी के पास जाता है और कहता है कि ऊँट तो चला गया, आप मुझे कोई दूसरा ऊँट दीजिए। तो वो कहता है ऊँट तो नहीं है, एक ऊँटनी है, वो ले जाइए, लेकिन इस ध्यान रखना इसके कुछ परहेज हैं। क्या? कि आपने अगर इसको मारा तो ये रास्ता भटका देगी आपको और पता नहीं कहाँ ले जाएगी। तो राजकुमार प्रोसेस चलता रहता था। ऊँटनी तो अपनी मर्ज़ी से चलती थी और वो लेट हो रहा था उससे मिलने के लिए, क्योंकि उसको वापस भी आना था। तो एक दिन ऊँटनी बहुत ही स्लो चल रही है और राजकुमार उसको डंडी मारता है, तो वो रास्ता भटक जाती है और घुमाती रहती है जैसलमेर में, धोरों में राजकुमार को। जब सुबह महल में जब वो पहुंचाती है, सुबह पहुंचाती है, तो सुबह मूमल अपनी बहन के साथ सो जाती है, और कहते हैं कि उसकी बहन ने मर्दाना कपड़े पहन रखे थे, पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे, और दोनों बहनें सोई हुई थीं। लेकिन महेंद्र दूर से ही देखता है कि भाई मूमल के साथ कोई दूसरा पुरुष सोया हुआ है, तो वो वहाँ से निकल लेता है, अपने दिल के अरमा आंसुओं में बहाते हुए वापस चला जाता है और राजकुमारी से ब्रेकअप कर लेता है। और वापस जाने के बाद में राजकुमारी अपने आप को सही साबित करने के लिए बार बार उनको पत्र देती है, लेकिन महेंद्र ने कोई पत्र का जवाब नहीं दिया। और ऐसा कहा जाता है कि लास्ट में राजकुमारी भी वहाँ पे जाती है, महेंद्र नहीं मिलता है, तो कहते हैं राजकुमारी ने अपनी वहीं पे जान दे दी। तो ऐसा कहा जाता है, और ये प्रेम कहानी बड़ी चर्चित रहती है यहाँ इस क्षेत्र में, जैसलमेर वाले में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।